बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में यह लिखा है कि कैसे उन्हें अपने जीवन में जातीय भेदभाव और जलालत का सामना करना पड़ा। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि जब वह विदेश से पढ़ाई कर भारत लौटे तो उन्हें किराए का मकान लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और जाति के कारण अपमान सहना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मैं साल 1916 में भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साल 1913 तक पढ़ाई की। साल 1917 में मैं लंदन आ गया, जहां मैंने लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में दाखिला लिया। लेकिन साल 1918 में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही मुझे भारत लौटना पड़ा। मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च क्योंकि बड़ौदा राज्य ने उठाया था, इसलिए उनके राज्य की सेवा करने के लिए मैं बाध्य था। ऐसे में भारत लौटने पर मैं सीधा बड़ौदा चला गया। बड़ौदा की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, यह बताना मेरे वर्तमान उद्देश्य के प्रति बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसलिए मैं उन कारणों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मेरा संबंध तो बस यहाँ बड़ौदा के मेरे सामाजिक अनुभवों से है और मैं खुद को बस उनके वर्णन तक ही सीमित रखूँगा। यूरोप और अमेरिका के मेरे 5 वर्षों के प्रवास ने मेरे मन से इस भावना को बिल्कुल निकाल दिया था कि मैं अछूत हूँ और एक अछूत व्यक्ति भारत में जहाँ कहीं भी जाता है अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित था कि कहाँ जाऊँ मैं, कौन रखेगा मुझे। मैं अंदर तक परेशान था। मैं जानता था कि यहाँ हिंदू होटल हैं जिन्हें विशी कहा जाता है, ये मुझे ठहराने वाले नहीं हैं। वहाँ रहने का एक ही रास्ता था कि किसी और के नाम से रहो, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यदि मेरी असलियत का पता चल गया तो उसके भयंकर नतीजे होंगे, और यह तय था कि मेरी असलियत खुली जाएगी। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। अगर मैं उनके पास जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि एक अछूत को अपने घर में रखने में उन्हें शर्म महसूस हो। मैं स्टेशन की छत के नीचे खड़ा खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर मेरे मन में आया कि पूछूं, शायद कैंप में कोई स्थान हो। तब तक सभी यात्री जा चुके थे। मैं अकेला रह गया था। कुछ किराए की गाड़ी वाले थे जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी, और वे मुझे देख रहे थे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाकर पूछा कि क्या उसे कैंप में किसी होटल की जानकारी है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वे लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि यह एक सराय थी जिसे पारसी लोग चलाते थे। पारसी लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले होते हैं। इस बात का कोई भय नहीं था कि वे मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछात नहीं मानता। भरोसा होने के कारण खुशी और भय मुक्त मन के साथ मैंने अपना सामान एक भाड़े की गाड़ी में डाला और गाड़ी वाले से कैंप वाली पारसी सराय चलने को कहा। सराय 2 मंजिला एक भवन में थी, जिसकी नीचे वाली मंजिल में एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह सराय की रखवाली करने वाला कर्मचारी था, जो वहां ठहरने वाले सैलानियों को खाना दिया करता था। मेरी गाड़ी वहां पहुंची और वह पारसी कर्मचारी मुझे ऊपर वाली मंजिल पर ले गया।
मैं ऊपर चला गया और गाड़ी वाला मेरा सामान ले आया। मैंने उसे पैसे दे दिए और वह चला गया। मैं खुश हो रहा था कि आखिर मैंने अपने ठहरने की समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। इसी बीच पारसी कर्मचारी हाथ में एक रजिस्टर लेकर आ गया। उसने मुझे मेरी इस अधनंगी अवस्था में देख लिया कि मेरे पास सदरा और कश्ती नहीं थे, जिनसे किसी व्यक्ति के पारसी होने के बारे में पता चलता है। उसने तीखी आवाज़ में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मुझे यह तो पता था कि इस सराय को पारसी समुदाय केवल पारसियों के लिए चलाता है, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। वह मेरा जवाब सुनकर हैरान रह गया और मुझसे बोला कि तुम इस सराय में नहीं रह सकते। उसके जवाब से मैं पूरी तरह से सकते में आ गया और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब फिर वही सवाल आ खड़ा हुआ कि कहाँ जाऊँ। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा कि मैं हिंदू अवश्य हूँ, लेकिन अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने जवाब दिया, कैसे रह सकते हो तुम? मुझे इस सराय में ठहरने वाले हर आदमी का हिसाब किताब रजिस्टर में रखना पड़ता है। मैं उसकी चिंता समझ रहा था। मैंने कहा कि रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मैं पारसी नाम रख सकता हूँ। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम क्यों आपत्ति कर रहे हो? तुम्हारा कुछ जाना थोड़े ही है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी कुछ आय ही होगी। मुझे वह मेरी बात मानने का इच्छुक दिखाई दिया। साफ था कि काफ़ी समय से उसकी सराय में कोई सैलानी ठहरने नहीं आया था और वह थोड़ा पैसा कमाने के इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हुआ कि मैं उसे खाने और ठहरने का 1.5 रुपया रोज़ाना दूंगा। उसने मेरा नाम एक पारसी की हैसियत से रजिस्टर में लिख लिया और वह नीचे चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरी समस्या का समाधान हो गया था और मैं बहुत खुश था। लेकिन अफसोस, तब मुझे पता नहीं था कि मेरी यह प्रसन्नता कितने कम समय के लिए थी। इस सराय में अपने निवास के दुखद अंत का बखान करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि वहाँ जो थोड़े समय के लिए मैं रहा, तब इस बीच मेरा समय कैसे कटा। सराय की पहली मंजिल में एक छोटा सा सोने का कमरा और इससे लगा एक छोटा सा शौचालय था, जिसमें एक नल लगा था। बाकी में एक बड़ा हॉल था। जिन दिनों मैं वहाँ ठहरा हुआ था, इस बड़े हॉल में सब तरह का कूड़ा कबाड़, तख्ते, बेंच, टूटी कुर्सियाँ आदि भरी पड़ी थी। इस वातावरण के बीच मैं एक अकेला व्यक्ति वहाँ रहता था। वह कर्मचारी सुबह के समय एक कप चाय लेकर आ जाता था। 9:30 बजे वह मेरा नाश्ता या सुबह का खाना लेकर फिर आता था। तीसरी बार वह रात में 8:30 बजे मेरा रात का भोजन लेकर आता था। कर्मचारी तभी आता था जब उसके लिए आना बहुत ज़रूरी हो जाता था, और इन मौक़ों पर भी वह मुझसे बात करने को रुकता नहीं था। दिन जैसे तैसे कट जाता था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे महालेखाकार के कार्यालय में प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त किया था। मैं सुबह 10 बजे सराय से कार्यालय के लिए निकल जाता था और रात में 8 बजे के करीब सराय वापस पहुंचता था। मेरी कोशिश रहती थी कि मेरा ज़्यादातर समय मित्रों की संगत में सराय के बाहर ही कटे। रात काटने के लिए सराय में लौटने का विचार मेरे लिए बहुत भयावह होता था, और मैं सराय में बस इसीलिए लौटकर आता था कि मेरे पास उस नगर में और कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां मैं आराम के लिए जा सकता। सराय की पहली मंजिल पर बने इस बड़े हॉल में कोई नहीं था जिससे मैं बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था।
पूरा हाल घोर अंधकार में डूबा रहता था। अंधेरा छांटने के लिए यहाँ ना कोई बिजली थी और ना ही तेल की कुप्पियाँ। पारसी नौकर मेरे प्रयोग के लिए एक छोटी सी लालटेन ले आता था, लेकिन उसका प्रकाश भी कुछ इंच से आगे नहीं पहुंच पाता था। मुझे लगता मैं किसी काल कोठरी में बंद हूँ और किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत करने की मेरी बहुत इच्छा होती, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं था। आदमी का साथ ना मिलने पर मैं पुस्तकों का साथ पकड़ लेता था और बस पढ़ता ही रहता था। पढ़ाई में डूबकर मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता था, लेकिन चमगादड़ों ने उस हॉल को अपना घर बना रखा था और उनकी चिक-चिक और फड़फड़ाहट से मेरा उचट उचट जाता था और एक फुरफुरी मेरे सारे शरीर में दौड़ जाती थी। तब मुझे वह याद हो आता था जिसे भुलाने का मैं प्रयास कर रहा था। मतलब यह कि मैं एक अनजान स्थान पर विचित्र स्थिति में था। कई बार तो मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने अपने दुख और गुस्से को इस भावना के साथ दबा दिया कि भले ही यह काल कोठरी हो, फिर भी यह था तो बसेरा ही। कोई बसेरा ना होने से कैसा भी बसेरा होना कहीं अच्छा था। मेरी स्थिति इतनी पीड़ादायक थी कि जब मेरा भांजा बम्बई से मेरा बाकी सामान लेकर आया, जिसे मैं वहीं छोड़ आया था, तो मेरी हालत देखकर वह इतनी ज़ोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस तरह ऐसी स्थिति में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि मैं अधिक दिनों तक यह नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि एक ना एक दिन मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। इसलिए मैं रहने के लिए सरकारी बंगला लेने की कोशिश में लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे अनुरोध पर तत्परता से विचार नहीं कर रहा था। मेरी अर्जी एक से दूसरे अधिकारी तक चक्कर ही काटती रही और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरे लिए क़यामत का दिन आ पहुंचा। सराय में टिकने का यह मेरा 11वां दिन था। मैं सुबह का खाना खाकर कपड़े बदलने के बाद दफ्तर के लिए अपने कमरे से निकलने ही वाला था। मैं पिछली रात लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें वापस करने के लिए उठ रहा था कि मुझे सीढ़ियों पर कई लोगों के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि सैलानी होंगे, यहाँ ठहरने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं बाहर झांक कर देखने लगा कि कौन लोग थे। तभी मुझे 1 दर्जन लंबे और हट्टे-कट्टे पारसी दिखाई दिए, जिनके हाथों में लाठियाँ थीं। गुस्से से भरे ये पारसी मेरे ही कमरे की ओर आ रहे थे। तब मेरी समझ में आया कि ये साथी सैलानी नहीं थे और उन्होंने तुरंत ही इसका प्रमाण भी दे दिया। वे मेरे कमरे के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए और मुझसे सवाल पर सवाल करने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? पारसी नाम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मक्कार, तुमने पारसी सराय को अपवित्र करके रख दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं और नाटक नहीं कर सकता था। यह असल में धोखाधड़ी थी और मेरी धोखाधड़ी पकड़ी गई थी और यह निश्चित बात थी कि जो खेल मैं खेल रहा था, यदि उस पर मैं अड़ा रहता तो क्रोध से भरे धर्मांध पारसी मुझे बुरी तरह से पीटते और संभव है कि मुझे मौत के घाट भी उतार देते। लेकिन मेरी विनम्रता और मेरी चुप्पी ने इस क़यामत को टाल दिया। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि मेरा कब खाली करने का विचार है। उस समय अपने बसेरे को मैं अपनी जान से भी अधिक कीमती समझता था। इस सवाल में जो धमकी छुपी हुई थी वह बहुत गंभीर थी, इसलिए
मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनसे प्रार्थना की कि मुझे कम से कम 1 सप्ताह और सराय में रहने दें। मैं सोच रहा था कि बंगले के लिए प्रधानमंत्री को दिए हुए मेरे निवेदन पत्र पर इस बीच मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, लेकिन वे पारसी लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दे डाली कि मैं उस रात को उन्हें सराय में दिखाई ना दूं, अपना सामान लेकर चलता बनूं। ऐसा ना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वे चले गए। मैं परेशान हो गया, मेरा दिल डूबने लगा। मैं सभी को भला बुरा कहने लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। आखिर मुझसे मेरी अनमोल संपत्ति यानी मेरा बसेरा छीन लिया गया था। बेशक यह किसी कैदी की कोठरी से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत अनमोल था। पारसियों के जाने के बाद मैं कुछ देर बैठा सोचता रहा कि कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे उम्मीद थी कि मुझे जल्दी ही सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह से मेरी समस्या थोड़े समय की थी और मुझे लगा कि मित्रों के पास जाकर सहायता मांगना एक अच्छा समाधान हो सकता है। बड़ौदा राज्य में मेरा कोई अछूत दोस्त नहीं था, लेकिन दूसरे वर्गों से मेरे मित्र थे। उनमें से एक हिंदू था और दूसरा भारतीय ईसाई। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। वह बहुत सज्जन व्यक्ति और मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। मेरी परेशानी सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और गुस्सा भी हुआ, लेकिन उसने एक बात कह दी। वह बोला, अगर तुम मेरे घर आ गए तो मेरे नौकर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं उसका संकेत समझ गया और फिर मैंने उस पर जोर नहीं डाला कि वह मुझे अपने घर में स्थान दे। मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के पास नहीं जाना चाहता था। एक बार उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं जाकर उसके पास रहूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था। इसके पीछे कारण यह था कि उसकी आदतें मुझे रास नहीं आती थीं। अगर अब मैं गया तो वह मुझे दुत्कार देगा, इसलिए मैं अपने कार्यालय चला गया। लेकिन बसेरा ढूंढने के इस विचार विमर्श करने के पश्चात मैंने निश्चय किया कि मैं उसके पास जाकर पूछूंगा कि क्या वह मुझे अपने यहाँ जगह दे सकता है। जब मैंने उससे यह सवाल किया तो उसका जवाब था, कल मेरी पत्नी बड़ौदा आने वाली है और मुझे उससे पूछना होगा। बाद में मुझे पता चला कि यह बहुत चतुराईपूर्ण उत्तर था। वह और उसकी पत्नी मूल रूप से ऐसे परिवार से थे जो जाति से ब्राह्मण था और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति के विचार तो उदारवादी हो गए थे, लेकिन पत्नी अपने आचार व्यवहार में अभी भी रूढ़िवादी थी और वह अपने घर में किसी अछूत को शरण देने के लिए कभी सहमत नहीं होती। इस तरह अंतिम उम्मीद की किरण भी बुझ गई। जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से निकला, शाम के 4 बज रहे थे। मेरे सामने बड़ा सवाल यही था कि आखिर मैं जाऊं कहाँ। मुझे सराय तो हर हाल में छोड़नी ही थी और कोई मित्र ऐसा था नहीं जिसके पास मैं चला जाता। अब मेरे पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि बम्बई लौट जाऊं। बड़ौदा से बम्बई के लिए 9 बजे रात में ट्रेन जाती थी। मुझे 5 घंटे बिताने थे। मैं कहाँ बिताऊं ये घंटे? क्या सराय चला जाऊं, अपने मित्र के पास जाऊं? सराय वापस जाने का साहस मैं जुटा नहीं पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं पारसी लोग आकर मुझ पर हमला ना बोल दें। अपने मित्र के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हालांकि मेरी स्थिति दयनीय थी। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर दया दिखाए। मैंने फैसला लिया कि ये 5 घंटे मैं शहर और कैंप की सीमा पर सार्वजनिक उद्यान कमाठी बाग में बिताऊंगा।
मैं वहाँ जाकर बैठ गया। कुछ तो मैं शून्य मना हो रहा था, कुछ मैं अपने साथ घटी इस घटना को लेकर बहुत दुखी था, और कुछ मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ रहा था। जैसे कि अकेलेपन की स्थिति में हर एक बच्चे को आता है। 8 बजे मैं बाग से बाहर आया और गाड़ी लेकर सीधा सराय पहुंचा। मैंने ऊपरी मंजिल से अपना सामान उतारा। पारसी नौकर बाहर आ गया, लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वह सोच रहा था कि वह इस परेशानी के लिए किसी सीमा तक उत्तरदायी था। मैंने उसे उसके पैसे चुकाए। उसने चुपचाप पैसे ले लिए और मैंने चुपचाप उससे विदा ले ली। मैं बहुत उम्मीद लेकर बड़ौदा गया था। मैंने अनेक ऑफर छोड़ दिए थे। वह युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा में कई स्थान खाली थे। मैं लंदन में अनेक प्रभावशाली लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी के साथ संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मेरा मानना था कि यह मेरा कर्तव्य है कि पहले मैं अपनी सेवाएं बड़ौदा के महाराजा को दूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया था, और यहाँ मुझे केवल 11 दिन रहकर बड़ौदा से वापस बम्बई जाना पड़ रहा था। 1 दर्जन पारसियों का लाठियाँ लिए हुए भयंकर इरादे से मेरे सामने लाइन लगाकर खड़ा होना और मेरा उनके सामने भयभीत होकर दया की याचना करना, यह एक ऐसा दृश्य है जिसे 18 वर्ष की यह लंबी अवधि भी धुंधला नहीं कर पाई है। मैं आज भी इसे साफ साफ याद कर सकता हूँ, और जब भी याद करता हूँ मेरी आंखों में आंसू ज़रूर ही आ जाते हैं। तब पहली बार मुझे यह ज्ञान हुआ था कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है, वह पारसी के लिए भी अछूत ही होता है।